हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक देख लीजिए, आज हम क्या करेंगे। आज के इस वीडियो में हम सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को, ठीक है, फिजिक्स के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को आज के इस वीडियो में देखने वाले, ठीक है। अगर आपने क्या किया, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा तो आपसे एक भी डेरिवेशन मिस नहीं होगा, ठीक है। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आज के इस वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। तो क्वेश्चन है हमारा, गॉस की प्रमेय का निरूपण कीजिए, ठीक है। गॉस की प्रमेय बताते हुए गॉस की प्रमेय का निगमन कीजिए। कुछ इस टाइप से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो कैसे कर पाएंगे आप? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, गॉस की प्रमेय लिखनी पड़ेगी। फिर इसके बाद क्या करना पड़ेगा, गॉस की प्रमेय का डेरिवेशन हमें करना पड़ेगा, निगमन हमें करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हम गॉस की प्रमेय लिख देते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई भी बंद पृष्ठ हम लेते हैं जिससे निर्गत जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान है फाई ई, ठीक, जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान फाई ई होता है, उस पृष्ठ द्वारा, इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध नेट आवेश का जितना आवेश है उसका क्या होगा, 1/ε0 गुना होगा। इसे हम क्या कहते हैं, गॉस की प्रमेय कहते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाई ई, ये हमारा क्या है, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान है। फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। डी ए क्या है, हमारा अल्पांश अवयव, जो हमने छोटा सा क्षेत्र लिया है, डी ए है, और ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू, आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू Q/ε0, या फिर इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू Q/ε0। इस प्रकार से गॉस की प्रमेय अगर आपसे पूछ ले 1-2 नंबर में कि गॉस की प्रमेय बताइए, तो आपको क्या करना है, गॉस की प्रमेय बताना है, इस फॉर्मूले को लिख देना है, ठीक। अब आगे आपको क्या करना है, व्यंजक ज्ञात करना है। तो व्यंजक कैसे ज्ञात कर पाएंगे, देख सकते हैं आप। हमने क्या किया है, एक बंद पृष्ठ लिया है। क्या किया है, एक बंद पृष्ठ लिया है, ठीक है, जिसपे कोई बिंदु O है, ठीक। एक बंद पृष्ठ लिया है जिसका क्षेत्रफल A है, और बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, यहाँ पे एक बिंदु P है। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिसपे हमें क्या करनी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है, ठीक है। O पर आवेश कितना है, +Q आवेश है, ठीक। बिंदु O पर आवेश कितना है, +Q आवेश है, और पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल A है। और हमने क्या किया, इस छोटे से क्षेत्र का जो क्षेत्रफल लिया है वो कितना है, अल्पांश क्षेत्रफल हमने DA लिया है, ठीक। इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल A है, और यहाँ पर जो हमने क्षेत्र लिया, इतना सा क्षेत्र लिया है, उसका क्षेत्रफल अवयव क्या हो जाएगा, DA, ठीक है। अब हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात कर पाएंगे, सबसे पहले हमने जो ये चित्र की रचना की है उसको आपको लिखना पड़ेगा, जरूरी है। अगर आपने केवल डेरिवेशन किया तो पूरे नंबर नहीं मिलते। सबसे पहले आपने जो चित्र की रचना की है वो भी थोड़ी बहुत लिखनी पड़ती है। तो हमने किया क्या है, माना एक पृष्ठ है, माना एक पृष्ठ है जिसका संपूर्ण क्षेत्रफल A है, माना एक बंद पृष्ठ है जिसका संपूर्ण क्षेत्रफल क्या है, A है। इसके बिंदु O पर, इस पृष्ठ के बिंदु O पर आवेश +Q रखा है। क्या रखा है, आवेश +Q रखा है। बिंदु O से R दूरी पर, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहां पे हमें क्या करनी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमने एक लघु क्षेत्रफल, एक बहुत ही छोटा सा क्षेत्रफल अवयव DA लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, +Q आवेश के कारण बिंदु, ये जो बिंदु हमने लिया है P, इस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। फॉर्मूला क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ये क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है। E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया है, ठीक। +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसको हमने क्या किया है, समीकरण 1 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने क्षेत्रफल अवयव DA लिया है, ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, संपूर्ण फ्लक्स निकालने से पहले ये जो हमने छोटा सा क्षेत्रफल DA लिया है, इसका हम वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे कि इससे कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्षेत्रफल अवयव से निर्गत वैद्युत फ्लक्स D फाई E इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट A, वेक्टर A, E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और A क्या है, संपूर्ण क्षेत्रफल है, ठीक। तो इसको तोड़ेंगे कैसे, जब ये
आपका जो डॉट है ये हटेगा तो क्या हो जाएगा, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। अब ई डी ए कॉस थीटा को हम समीकरण 2 मान लेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, ये जो ई की वैल्यू है ये हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, ये जो ई का मान है यहाँ पे पुट कर देंगे। तो चलिए मान रख लेते हैं। तो हमने क्या किया है, यहाँ से ई का मान इस वाले समीकरण में रखा है, तो हो क्या गया है, डी फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है, ई का, ये जो पूरा मान है ये ई का मान है और डी ए कॉस थीटा हमने अलग रख लिया है। ठीक है, तो यहाँ से हो क्या जाएगा, जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर कर लेंगे, जो नियतांक है उसको हम बाहर रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो आवेश क्यू है और जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है, नियत है, उसको हमने बाहर ले लिया और जिसका समाकलन हो सकता है उसको हम अंदर ले लेंगे। तो डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसको हमने क्या किया, अलग कर लिया। ठीक, अब होगा क्या, ये जो आपका डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर है ये किसके बराबर होता है, ये डी ओमेगा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ये डी ओमेगा के बराबर होता है। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, ये डी ओमेगा रख लिया। ठीक है, हो क्या गया, ये जो डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इसकी जगह हमने डी ओमेगा रख लिया, तो हो क्या गया, डी फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमने छोटा सा अवयव डी फाई ई से फ्लक्स निकाला था, अब हम क्या करेंगे, इसका हम समाकलन कर देंगे। तो चलिए समाकलन कर लेते हैं। तो इंटेग्रल डी फाई ई, ठीक, हम समाकलन कर रहे हैं। ठीक, तो समाकलन यहाँ पे भी लगा लेते हैं, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम डी फाई ई का समाकलन करें तो क्या हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा। ठीक है, जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेते हैं, जिसका समाकलन हो सकता है उसको अंदर कर लेते हैं। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है, तो समाकलन हम किसका करेंगे, केवल और केवल डी ओमेगा का करेंगे। तो यहाँ से हो क्या जाएगा, यहाँ से आपका बचेगा फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, डी ओमेगा का क्या हो जाएगा समाकलन, 4 पाई, क्या हो जाएगा, डी ओमेगा का 4 पाई हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप, यहाँ भी 4 पाई है, यहाँ भी 4 पाई है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो ये बच क्या जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या बच जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा। ठीक है, और फाई ई, ये फाई ई का मान यहाँ पे हमने कितना रखा था, देख सकते हैं आप, फाई ई का मान क्या है, ई डॉट डी ए है। ठीक, डी फाई ई है ना, डी फाई ई का मान वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए है। तो अगर हम फाई ई का मान रखें तो फाई ई का मान क्या था, इंटेग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, या तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटेग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ये क्यू, ये आपका क्यू। ठीक, तो ये हमारा क्या निकल चुका है, ये हमारा गॉस की प्रमेय फाइंड हो चुकी है। ठीक है, ये हमारा गॉस की प्रमेय प्रूफ हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला डेरिवेशन हमारा कौन सा है। तो हमने गॉस की प्रमेय को पूरा हल कर लिया। हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात करना। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कर लेना बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ज़्यादातर हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगला हमारा जो डेरिवेशन है वो है श्रांति काल के आधार पर ओम का नियम निकालिए। ठीक है, श्रांति काल के आधार पर ओम का नियम हमें निकालना है, ये भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो देख सकते हैं आप, LCR परिपथ के लिए किसी भी LCR परिपथ की प्रतिबाधा एवं कलांतर ज्ञात करना है। ठीक है, किसी भी LCR परिपथ की प्रतिबाधा एवं कलांतर हमें ज्ञात करना है, ये भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और ज़्यादातर हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगला हमारा सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बायो-सेवर्ट का नियम का सूत्र निकालिए। ठीक है, बायो-सेवर्ट का नियम का सूत्र निकालिए, यानी कि इसका भी हमें व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, बायो-सेवर्ट ने क्या किया था, चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर नियम दिए थे। ठीक, 4 नियम दिया था कि धारा पर डिपेंड करता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान धारा पर डिपेंड करता है, जो उसकी दूरी है उसका जो कोण की ज्या है उसके अनुक्रमानुपाती होता है, धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, और जो बीच की दूरी होती है, जो बीच की दूरी होती है उसके वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये होता है बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत एवं कार्यविधि बताना है। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत एवं कार्यविधि बतानी है। ये वाला क्वेश्चन हमारी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जिसको करना हो आप वहां से देख के कर सकते हैं। ठीक है, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर क्या है। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर के प्रकार बताइए। ऊंचाई और अपचाई 2 प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है।
ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर की कार्यविधि कैसी होती है, ये सब आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादातर हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य पर। डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के लिए सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है, किसी भी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के लिए सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज्यादातर हर साल बोर्ड एग्जाम में बड़े क्वेश्चन में, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के सूत्र निकालने के लिए आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियों को समझाना है। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो बामर श्रेणी है, पाश्चन श्रेणी है, फुंड श्रेणी है, इनको इनके स्पेक्ट्रम के बारे में समझाना है। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियों के बारे में आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग एवं अर्ध तरंग दृष्टिकारी परिपथ हमें समझाना है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग एवं अर्ध तरंग दृष्टिकारी परिपथ को आपको पूरा बना के समझाना है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, अच्छी तरह से तैयार कर लेना। अगला हमारा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है लेंस से अपवर्तन के लिए, लेंस में अपवर्तन के लिए न्यूटन का सूत्र। ठीक है, लेंस में अपवर्तन के लिए न्यूटन का सूत्र बताना है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है प्रकाशिकी का। ठीक है, अगला प्रकाशिकी का जो डेरिवेशन है वो देख लीजिए, किसी प्रिज्म के लिए, प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक एवं न्यूनतम विचलन की स्थिति में सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसी प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए तथा न्यूनतम विचलन की स्थिति में सूत्र ज्ञात कीजिए, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, अगला हमारा डेरिवेशन है परस्पर संपर्क में रखे जो दो लेंस हैं, परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। परस्पर संपर्क में रखे जो दो पतले लेंस है L1 व L2, उनके लिए हमें क्या करना है, सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कौन सा है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रिंज की चौड़ाई के लिए, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसी भी फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करनी है। ठीक है, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या ज्ञात करनी है। ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर या अनसॉल्व पेपर उठा के देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, अगर एक साल छोड़ देगा तो दूसरे साल कंफर्म आता है। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना। अगला हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर बताइए। ठीक है, व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर बताइए, या फिर ये क्वेश्चन इस टाइप से भी आ जाता है, व्यतिकरण क्या होता है, व्यतिकरण की शर्तें लिखिए। ठीक है, इस टाइप से भी ये क्वेश्चन आ जाता है, और कभी कभी आता है व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी तरह से तैयार कर लेना। ठीक है, इस बार भी बोर्ड एग्जाम में आने के इसके पूरे चांसेस है। ठीक है, अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक व्यतिकरण पुंज के मार्ग में पतली पारदर्शक प्लेट रख दें। यदि हम किसी व्यतिकरण पुंज के मार्ग में जाने वाली जो एक व्यतिकरण पुंज है उसके मार्ग में क्या कर दें, हम कोई पतली प्लेट रख दें। ठीक, उसके मार्ग में हम पतली प्लेट रख दें तो किसी व्यतिकरण फ्रिंज के विस्थापन का व्यंजक निकालना है। ठीक है, अगर कोई पुंज, प्रकाश पुंज ऐसी जा रही, सीधे जा रही, और उसके मार्ग में हम क्या कर दें, कोई पतली प्लेट रख दें। ठीक, तो वो जो प्रकाश पुंज है वो किस दिशा में विस्थापित हो जाएगी, इसके लिए हमें क्या करना है, सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है, इसके लिए विस्थापन का हमें सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्यतिकरण के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, जो कि हमने अभी आपको बताया, प्रकाश में व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें बतानी है। ठीक है, प्रकाश में व्यतिकरण क्या होता है और उसकी आवश्यक शर्तें भी आपको लिखनी है। 3 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कभी कभी 5 नंबर में भी आ जाता है। ठीक, अगला हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है निकट दृष्टि दोष व दूर दृष्टि दोष बताइए, कारण तथा निवारण के साथ बताइए। ठीक है, निकट दृष्टि दोष क्या होते हैं, दूर दृष्टि दोष क्या होते हैं, कारण तथा निवारण भी बताना होगा, और इसका फिगर दे के भी इसको अच्छी तरह से समझाना होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे 12th केमिस्ट्री 2024 के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। अगर इन डेरिवेशन को आपने तैयार कर लिया तो गारंटी है कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आएंगे। ठीक है, 70 में 70 नंबर आप आसानी से ला पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।